नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अनकट इंटरव्यू। हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत महज 3,500 की नौकरी से की थी, वो भी कैप्सूल फैक्ट्री में। और आज देखते ही देखते बहुत कम समय में वो एक सफल उद्यमी बन गए। ना सिर्फ सफल उद्यमी बने बल्कि बहुत कम समय में राजनीति के चमकते सितारे बन गए। हमारे साथ हैं, जी हां, सही समझे आप, राकेश शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे मुखातिब होंगे और उनके कैरियर के बारे में जानेंगे, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत मोटिवेट करने वाली स्टोरी है उनके जीवन की। तो हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जैसा कि आपके जीवन की कैरियर की शुरुआत एक नेशनल कैप्सूल फैक्ट्री में हुई थी। मैं 3,500 से आपने नेशनल कैप्सूल फैक्ट्री तो हमारी फर्म का नाम है। मैंने जो पहला जॉब शुरू किया था मार्च 97 में, वो था मेडिकैप्स लिमिटेड इंदौर, कैप्सूल मैन्युफैक्चरर थे। वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी मार्च 97 से। जी। जब आप उस समय आपने, जैसे हमें मालूम है कि 3,500 महज आपको उस समय मिलते थे, तो क्या लगता था उस समय जब नौकरी आप कर रहे थे कि मैं खुद की एक नेशनल कैप्सूल कंपनी है आपकी, वो डाल सकेंगे? नहीं, ऐसा शुरुआत में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने जैसे सभी जॉब करते हैं वैसे पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने अपना जॉब शुरू करा। लेकिन एक टाइम के बाद जब मैं से काम करता गया, मेरी प्रोग्रेस होती गई, मुझे कॉन्फिडेंस आता गया और कुछ समय में मुझे लगने लगा था कि ये इंडस्ट्री हम भी चला सकते हैं। मैंने लगभग 15 साल जॉब किया था, तो 10 साल जब मेरे को जॉब हो गए थे तो उस समय मुझे ये लगने लगा था कि मैं जो है अपनी इंडस्ट्री भी डाल सकता हूँ। बीच में आप इंदौर भी रहे, इस बीच में इंदौर में भी कई ऐसे आपके, जो कि आप बचपन से ही बिजनेस एक ख्याल रखते थे, बचपन से ही आपके अंदर एक बिजनेसमैन एक तरह से चल रहा था। तो क्या लगता था कि इंदौर में जो आप कुछ करने का ऐसा मन बना रहे थे उस समय? नहीं, इंदौर में तो मैं मामूली बिजनेस का जो मेरा लगाव वो तो शुरू से ही था, तो मैं सारे बिजनेस के बारे में जानकारी लेता रहता था, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। तो वैसा तो मैं शुरू से ही अपना कैलकुलेशन एक करता रहता था। लेकिन जब मैं जॉब में आया तो मैंने जब दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो मुझे पूरी तरह से लगने लगा था कि मैं जो है अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लूंगा। क्योंकि भोपाल में जो मैंने जॉब शुरू करा था, एक फोर्ट कैप्स करके कंपनी है, आज भी है, तो वो कंपनी एकदम बैंकरप्ट थी और कंपनी का टर्नओवर मात्र 3.5 करोड़ था जब हमने कंपनी ज्वाइन करी थी। और हमने जब उसमें अपना जॉब स्टार्ट किया तो 6 साल के अंदर वो कंपनी 14 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गई थी और बैंक डेट वगैरह सब उसका क्लियर हो गया था। तो हमें लगा कि हम अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने सोचा कि एक कैप्सूल कंपनी मुझे भी डालना चाहिए, तो विदिशा को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि आप चाहते थे बड़े। मैं विदिशा का ही रहने वाला था, इसलिए मेरे को लगा कि मैं विदिशा में ही करूं। वैसे मैं कहीं पे भी डाल सकता था। इंदौर बैंकर्स ने भी मुझसे कहा था कि आप इंदौर डालो, आप भोपाल में डालो, वहाँ हब है। और वहाँ पे एक चीज हो रही है कि हमारे ट्रांसपोर्टों के हब होने की वजह से यहाँ हमारा जो गाड़ी आती है विदिशा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो वो हमारा करीब 2 से 4 लाख रुपए महीने का एक्स्ट्रा नुकसान है हमको यहाँ पे विदिशा डालने पे। लेकिन ये विदिशा हमारी जन्मभूमि है, इसको हमने कर्म भूमि बनाना उचित समझा और यहाँ के लोगों को हमने रोजगार भी दिया। करीब 200 लोग हमारे साथ जो हमारी इंडस्ट्री में विदिशा के लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने विदिशा को चुना। आपने बहुत कम समय में एक सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, आप एक सफल उद्यमी भी बन गए। स्वाभाविक बात है कि जब व्यापार फलने फूलने लगता है तो एक समाज सेवा का भी एक भाव आ जाता है और आपने वो किया, सतत किया। पर इसके साथ साथ आप जब राजनीतिक सफर में आप जब निकले तो भाजपा का आपने दामन क्यों पकड़ा? मैंने 2018 में एक आरक्षण को लेके एक मुहिम चली थी सपाक्स की, कि उसमें जो है मैंने उसमें आरक्षण को लेके सपाक्स ने आरक्षण को मुद्दा बना के और मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा।
तो उसमें एक एट्रोसिटी एक्ट और एक आरक्षण को लेके 2 मुद्दे थे। तो वो मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा लगा, जहाँ की सवर्णों को, हम पिछले 70 साल से सवर्ण जो है आरक्षण मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा विदिशा विधानसभा से। इसके बाद माननीय मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के बाद यह सवर्णों को उन्होंने 10% आरक्षण दिया, गरीब सवर्णों को। इस बात से प्रभावित होकर मैंने मार्च 19 में भाजपा ज्वाइन किया। सबसे अहम सवाल कि 1 वर्ष पूरा हो गया है नगर पालिका का, आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि नगर को कितनी सौगात दे पाए हैं आप, कितना विकास आपने इन 1 वर्ष में किया है नगर पालिका का? इन 1 वर्षों में शहर की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें हमारी परिषद ने काम ना किया, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, नालों की समस्या हो, रोड की समस्या हो, आपके चोरघाट नाले की समस्या हो जो बेतवा में जाके मिलता है, कुत्तों की समस्या हो, सुअरों की समस्या हो, गायों की समस्या हो। हमारी परिषद ने ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसके ऊपर काम न किया हो। और लगभग 11 महीने में हमने लगभग 500 टेंडर कामों के, लगभग 40 करोड़ का काम सड़क नाली का हमने टेंडर लगवाए हैं, और जिनका लगभग 20 करोड़ से ऊपर काम हो चुका है, और 20 करोड़ के टेंडर या तो लगे हैं या खुल गए हैं या काम चालू होने वाले हैं। जब आप नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आपकी धर्मपत्नी आसीन हुई थी, उसके बाद कई चुनौतियां थी उनकी, क्योंकि पिछले जो कार्यकाल बिना अध्यक्ष के और बिना पार्षद के निकला है, ऐसे में कई चुनौतियां थी। तो किन चुनौतियों का आपने सामना किया? हमने सबसे पहले क्या हुआ, सीवर लाइन का काम हुआ था, फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से 2 साल प्रशासक काल रहा, क्योंकि विगत 5 वर्ष में भी बहुत काम हुआ था। माननीय टंडन जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो उस समय शहर में 2-3 बहुत बड़ी बड़ी सौगातें हुई। सीवर लाइन डली, पानी की समस्या, पहले पानी की समस्या बहुत रहती थी, लाइन के इस पार टैंकरों की समस्या, नल जल योजना जो आई उसमें चौराहे वगैरह बहुत चौड़े हुए। अब इसके बाद क्या हुआ कि सीवर लाइन का जब काम हो ही रहा था कि कोरोना चालू हो गया, तो उसकी वजह से, और फिर प्रशासक काल आ गया, परिषद भंग हो गई। तो लगभग 2 साल प्रशासक काल में कोई काम शहर में नहीं हुआ था, जो रेगुलर काम थे वो भी नहीं हुए थे। तो इसलिए सड़कों का काम बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहले हमने उसी को महत्व दिया, और सबसे ज्यादा काम हमने सड़क नाली पे ही किया। अभी भी कई ऐसी जगह है जहां सड़कें खुदी हुई हैं या सड़क नहीं है, कितनी जल्दी लगता है कि आपको ये चुनाव के पहले वो सड़कें बन जाएंगी? हाँ, हमारे लगभग हमने सभी वार्डों में बहुत ही प्राथमिकता से हमने सड़क नाली के काम किए हैं, और पार्षदों ने सब अपना टेंडर वगैरह एस्टीमेट बना लगभग, मुझे लगता है पूरे मुख्य लगभग सब एस्टीमेट बन गए, सबके टेंडर लग गए। अभी बारिश की वजह से जो है थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बारिश के बाद मैक्सिमम काम हो जाए। देखिए, सबसे अहम और एक और सवाल स्वच्छता से है। मध्य प्रदेश को भी सम्मान मिला, इंदौर को भी सम्मान मिला, विदिशा को ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? पिछले साल भी 167 रैंक मिली थी, सबसे पिछड़ा था स्वच्छता में। जब आप को ये कमान मिली, उसके बाद आपने किस दिशा में और क्या क्या प्रयास किए स्वच्छता में? 2 साल प्रशासक काल में काम नहीं हुआ, मैं ये बात एग्री करता हूँ। 167वीं रैंक हमारी 2022 में रही। उसके बाद जब हमने कमान संभाली, तो इसके बाद हमने एनजीओ हायर किए, बहुत सारे प्रोग्राम हमने यहाँ पे जागरूकता के हिसाब से भी किए। हमारी टीम एक है इंदौर से, एनजीओ की टीम है, वो लगातार वार्डों में जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि कचरा सही जगह पर फेंकें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। और इसके लिए हम सभी वार्डों में पूरे पार्षद लोग भी सब प्रयासरत हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हमारी रैंकिंग 50 के अंदर आनी चाहिए। अब 2023 का चुनाव बिल्कुल करीब है। तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जारी की हैं और अभी भी कर रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि शिवराज का जादू इस बार फिर से चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चलेगा। शिवराज जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाया, एक बीमारू राज्य से। और शिवराज जी की जो कार्यशैली है वो ये बताती है कि उनने समाज के हर वर्ग का,
चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेटी हो, अपनी लाडली बहना हो और इंडस्ट्रियलिस्ट। इवन जैसे मैं एक उद्योगपति हूँ, मैंने भी विगत 10 वर्षों में जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी मुझे मिली है वो लगभग हमारे 40% सब्सिडी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट पे दी जाती है, आपका जो है कैपिटल पे, कि जो बिल्डिंग और अपना मशीन्स के ऊपर, जो मैं समझता हूँ और किसी राज्य में इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं है कहीं पे भी। तो हर वर्ग को शिवराज जी ने जो है पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की है। ओवरऑल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। लाडली बहना योजना अभी शिवराज जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और ये उन्होंने घोषणा की है। क्या लगता है आपको, क्या ये बहुत ही चुनाव में फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा चुनाव में तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही एक ऐसी योजना उन्होंने लॉन्च की है कि जैसे हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ बेटियां हैं, तो यहाँ पे एक 10 रुपए के लिए भी घर वालों के ऊपर डिपेंड है, पति के ऊपर डिपेंड है। इस योजना ने जरूरत तो पूरी की है, जरूरत के अलावा भी एक महिला को एक सम्मान दिया, एक संबल दिया है। और ये योजना अकेली पेंशन योजना भी है, उनकी वृद्धा पेंशन योजना है, विकलांग वाली योजना है। ये योजनाएं ना सिर्फ आर्थिक लाभ पहुंचा रही हैं, बल्कि हमारे नागरिक को, हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक को एक संबल दे रही है, एक सम्मान से जीना सिखा रही है। तो ये योजनाएं योजना चुनाव में तो इसका लाभ मिलेगा ही, और वास्तविक जीवन में भी मध्य प्रदेश के जो वास्तविक हमारे नागरिक हैं, उनको एक संबल इस योजना से मिला है, सम्मान मिला है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं नहीं समझता कि इस टाइप की योजना और कहीं होगी। नगर पालिका की आगामी 1 साल तो पूरा हो चुका है, आगामी जो वर्ष है उसमें ऐसे कौन कौन से विकास के रोड मैप आपने तैयार किए हैं जो कि विकास विदिशा की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे? मैंने आपको पहले बताया इसका कि नगर पालिका विदिशा ने हमने पूरा 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। हमें करीब करीब 2 तो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। जो एक हमारा हमारी पुरानी नगर पालिका बिल्डिंग है, और दूसरा अस्पताल रोड पे है, और दोनों कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में पार्किंग हम प्लान कर रहे हैं, ताकि यातायात की समस्या बहुत सुगम हो जाए। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा इससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि पार्किंग ना होने की वजह से व्यापारी भी परेशान रहता है, ग्राहक भी परेशान रहता है। तो जो पुरानी नगर पालिका वाली बिल्डिंग है, वहां भी बेसमेंट में हम पार्किंग दे रहे हैं, ताकि वहां पे व्यापारियों की गाड़ी भी पार्क हो सके, ग्राहकों की भी हो सके, उनके कर्मचारियों की भी हो सके, और जो ग्राहक है वो आराम से मार्केट में शॉपिंग कर सके। इसलिए दोनों तरफ मैं बेसमेंट में जो है पार्किंग बना रहा हूँ, और 2 से 3 मंजिल तक मॉल रहेगा, जहाँ पे सभी तरह की दुकानें वहां पे रहेंगी। और जितनी भी नगर पालिका की प्रॉपर्टी पड़ी, जैसे संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बस स्टैंड पे, मालवीय उद्यान है आपका, माधोगंज पे बाल विहार है, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसको सबको नगर पालिका लीज पे देगी, जिससे नगर पालिका की इनकम होगी और रेंटल इनकम नगर पालिका की बढ़ेगी, जिससे हमारी शहर का विकास और भी अच्छी तरीके से होगा। और हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो कई बहुत दिनों से संविदा पे काम कर रहे हैं, मैं उनको भी जो है कंफर्म करना चाहता हूं, उनको भी मतलब फायदा पहुंचे और नगर पालिका की इनकम बढ़े, जिससे नगर का भी विकास सुचारू रूप से हो सके। और एक बहुत बड़ी समस्या है चोरघाट नाले की, जो विगत 40-50 वर्षों से समस्या है कि शहर के 3 बड़े नालों का पानी जो है वो जाके बेतवा में मिलता है, जिससे बेतवा दूषित होती है। तो उसका ऑलरेडी प्लान बन चुका है, आपका एस्टीमेट बन गया, टेंडर भी लग गया है उसका, और 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा। उस पानी को हम अपलिफ्ट करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, और वहां से उसका ट्रीटमेंट होके वो फिर जो है या तो सिंचाई के काम में उसको ले लिया जाएगा या फिर नदी में उसको छोड़ दिया जाएगा, जिससे बेतवा की जो दूषित हो रही है वो होने से बचेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत दिनों से ये समस्या चली आ रही थी, उस पर भी हमने काम किया है। तो ये बात मानी जाए कि जिस तरीके से विकास हो रहे हैं और विकास करेंगे, और उसी के दम पे क्या चुनाव भी जीतेंगे 2023?
हाँ बिल्कुल जीतेंगे। 2023 विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है 2023 में किसकी कौन सा सरकार भाजपा की बनेगी। प्रत्याशी कौन होगा कुछ? अब प्रत्याशी के बारे में तो मैं वो नहीं हूँ, अपनी अधिकृत नहीं हूँ ये बताने के लिए, लेकिन पार्टी जिसको भी कमल देगी उस कमल उसके साथ हम कमल को महान बनाएंगे। बिल्कुल कमल खिलेगा, जो भी प्रत्याशी होगा विदिशा में कमल खिलेगा। और विकास किया है, विकास करेंगे और उसी के बल पर चुनाव भी जीतेंगे, ये कहना है राकेश शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।